हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम केस स्टडी नंबर 9 केस स्टडी डाइजेस्ट का। यह है लेक्चर नंबर 6। 5 लेक्चर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर डल चुके हैं, तो वहां पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। तो यह है केस स्टडी नंबर 9। तो ये केस स्टडी नंबर 9 डिटेल में केस स्टडी डाइजेस्ट से आप पढ़ सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक समराइज्ड वे में मैंने यहाँ पे लिख लिया है ताकि अपना टाइम बचे और हम इफेक्टिवली टू द पॉइंट बात करें और आपको समझ में आए कि एग्जाम के अंदर केस स्टडी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। तो देखिए, जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? केस स्टडी की रिक्वायरमेंट। तो पढ़ते हैं केस स्टडी की रिक्वायरमेंट। तो केस स्टडी की दो रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट नंबर 1, कुड बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल बी अप्लाइड टू हर केस एंड इफ यस एक्सप्लेन द मॉडल इन ब्रीफ। अब देखो, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, अब तो क्वेश्चन ने खुद से मुंह से बोल दिया। चैप्टर नंबर 8 परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, तो क्वेश्चन ने मुंह से बता दिया कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का इस्तेमाल होगा। रिक्वायरमेंट नंबर 2, इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ 2 प्रोमिनेंट कॉलेजेस। इस केस स्टडी वाले क्वेश्चन के अंदर दो कॉलेज के बारे में बात की गई है और उनकी परफॉर्मेंस को हमें क्या करना है? इवैल्यूएट। तो यहां पर मैंने इस केस स्टडी 9 का क्रक्स लिख दिया है केस स्टडी का, और ये पीडीएफ फाइल इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्रक्स क्या है? एक है मिसेस गेट्स, एक वर्किंग वुमेन है जो अपने बच्चे के लिए, यहाँ पर फॉर हर सन होना चाहिए, जो अपने बच्चे मिस्टर डूड के लिए एक कॉलेज सर्च कर रही है। तो पहले क्या करा है क्वेश्चन के अंदर, इनके बारे में थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पर पहले बताई गई है। जब आप इस केस स्टडी को पढ़ेंगे तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर ना इनके बारे में स्टोरी बताई गई है। उस स्टोरी कंक्लूजन क्या है कि वो छोटे से शहर में रहा करती थी, नाम है दोहापुर, अभी भी रहती है वहां पर। वो पहले जॉब करती थी, 9 to 5 जॉब थी पहले के टाइम पर। पहले सारे के सारे रिकॉर्ड्स फिजिकली मेंटेन होते थे, पहले कोई ईमेल चेक करने का झंझट नहीं था। और अभी क्या हो गया? यह है इंटरनेट टाइम, मैक जनरेशन, और अभी लाइफ हो गई है बिजीएस्ट। तो बेसिकली उस पूरे पैराग्राफ के अंदर कंपैरिजन किया गया है कि मिसेस केट्स का जो जमाना था, बोलते हैं ना हमारे जमाने की बात, तो उनका जो जमाना था उसकी बात की गई है और फिर बात की गई है आज के जमाने की। तो कुल मिला के पहला वाला जो पैराग्राफ है उसमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन दे रहा है। हालांकि इस क्वेश्चन का, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल आंसर को लिखते वक्त नहीं होगा। उसके बाद है कि वो एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सर्च कर रही है अपने बेटे के लिए एक नियर बाई सिटी बिलासपुर के अंदर। वो खुद कहाँ रहती हैं? दोहापुर के अंदर। अपने बच्चे के लिए क्या ढूंढ रही है? वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, बेसिकली उनको एक कॉलेज में एडमिशन करवाना अपने बेटे को। और उनके सामने है दो कॉलेज, ठीक है ना, उनके सामने है दो कॉलेज। एक का नाम है डीसीसी, दयावान कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और दूसरे का नाम है एचसीआई, हृदयम कॉमर्स इंस्टीट्यूट। तो इन दोनों में से किसी एक कॉलेज के अंदर मिसेस केट्स अपने बेटे का एडमिशन करवाना चाहती है। तो वो हमारे पास आई हैं इसके अंदर कि हम दोनों कॉलेजेस की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके मिसेस केट्स को डिसीजन लेने में हेल्प करें कि कौन सा कॉलेज उनके बेटे के लिए बेहतर होगा। उनके पास थोड़ा पैसे की भी कमी है और उसके अलावा वो चाहती हैं कि उस कॉलेज में उनके बेटे का एडमिशन हो जहां पर सक्सेस रेट ज्यादा हो, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट उस कॉलेज से पढ़ा है तो उसको जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हो। प्लस वो अपना बजट भी देखना चाहते ताकि कम बजट के अंदर वो एक अच्छा कॉलेज अपने बेटे को दे पाए। तो ये इस पूरी केस स्टडी की थीम है। तो दयावान कॉलेज जो है ये दयावान देसाई ने बनाया था, और जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है दयावान, तो ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे। दोनों के दोनों कॉलेज अकाउंटिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिक्स का कोर्स प्रोवाइड करते हैं और टैक्सेशन का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। बट इनका जो बेटा है ना वो इंटरेस्टेड नहीं है इकोनॉमिक्स वाले में। कुल मिलाकर वो चाहता है या तो अकाउंटिंग वाला कर लूं या फिर टैक्सेशन वाला कर लूं। तो मिसेस केट्स ने भी उसको फोर्स नहीं किया, मतलब आज के जमाने की मदर है, बच्चों को वो करने दो जो वो करना चाहता है। तो देखिए, आजकल फीस हाई हो गई है और मिसेस केट्स के पास पैसे थोड़े कम है। ये सारी बातें इस केस स्टडी के क्वेश्चन में आपको मिलेंगी। डीसीसी दयावान कॉलेज वो वीक स्टूडेंट को लेता है बट स्ट्रॉन्ग एकेडमिक, यानी कि जो दयावान है नाम से भी दयावान है और एक्चुअल में भी दयावान है। किसी स्टूडेंट के पास अगर पैसे कम है, फाइनेंशियली वीक है, बट वो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग है, पढ़ाई में अच्छा है, तो ये कॉलेज उस स्टूडेंट को एडमिशन दे देता है। जो एचसीआई है वो लो फीस चार्ज करता है एज कंपेयर टू डीसीसी, यानी कि दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो एचसीआई कम फीस चार्ज करता है। बोथ कॉलेज वर ट्राइंग टू कम अप विद ऑनलाइन कोर्स, डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल इन केस एनी स्टूडेंट फेल्स टू अटेंड एनी लेक्चर। देखो, जमाना बदल गया है, कोविड के बाद सबको रियलाइज हो गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबल है। तो ये कॉलेज में क्या करना चाहते हैं? आप ऑनलाइन फैसिलिटी देना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज देना चाहते हैं, डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल देना चाहते हैं, ताकि जो स्टूडेंट अगर साइड बाय साइड कोई जॉब भी करना चाहे तो वो कर सके।
और ये काम दोनों कॉलेज ही करना चाह रही है। HCI trying to hire freelancer to work with students during evening time to groom their skills and assist them to do well in studies। अब देखना यहाँ पर HCI के बारे में बता दिया, क्या बोला कि ये कॉलेज क्या सोच रहा है, मार्केट से फ्रीलांसर को हायर कर लो जो कम पैसे पर हमारे स्टूडेंट्स को उनकी स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करेंगे, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, कोई भी राइटिंग स्किल है ना, तो इसको डेवलप करने के ऊपर ये HCI काम करना चाहता है। Reward system for teachers was not so clear while brand depends on teachers and professor। देखो टीचिंग के इस बिजनेस या प्रोफेशन के अंदर जो मेन कॉलेज है उसकी रिपुटेशन डिपेंड करती है उसके टीचर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर। जितना टीचर्स अच्छा पढ़ाएंगे स्टूडेंट को उतना ही बड़ा ब्रांड होगा उस कॉलेज का। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए कोई भी रिवॉर्ड सिस्टम नहीं है किसी भी कॉलेज में। देखो पूरी सिटी के अंदर टोटल रेवेन्यू कितना है ऑल कॉलेजेस का 500 लाख, जिसमें से DCC का कितना है 180 और HCI कितना है 110 लाख। तो यहां से मालूम पड़ गया इनका मार्केट शेयर, यानी कि पूरी सिटी मिलकर अगर 500 लाख रेवेन्यू जनरेट करती है तो उसमें से DCC 180 लाख का रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी कि 180 डिवाइड बाई 500 परसेंटेज में आ गया 36%, यानी कि DCC का मार्केट शेयर 36% है, जबकि HCI का 110 डिवाइड बाई 500 इसका है 22%। यानी मार्केट शेयर अगर देखें तो DCC की ज्यादा रिपुटेशन है। देखो जो डूड है, डूड कौन है, मिसिस केट्स का बेटा, जो डूड है वो DCC को ज्वाइन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त इस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, जहां मेरे दोस्त कॉलेज करेंगे वहीं मैं करूंगा, जो कोर्स मेरे दोस्त करेंगे वहीं मैं करूंगा, बट मिसिस केट्स के चाहती है ऐसा ना हो। तो वो हमारे पास आइए, बोली ये दोनों कॉलेज हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और कुछ इन्फॉर्मेशन वो अपने को उन्होंने प्रोवाइड की है और वो हमारे पास आई है और उन्होंने बोला है कि आप इन इन्फॉर्मेशन के बेस पर मुझे क्या बता सकते हो कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। सी वांट्स अ रिसर्च ड्रिवन एडवाइस। बेसिकली वो चाहती है कि कोई भी डिसीजन अगर वो लें तो सिर्फ सुनकर फीस देखकर ना ले, वो डिसीजन ले समझदारी के बेस पर, वो डिसीजन ले दोनों कॉलेज की परफॉर्मेंस के बेस पर। तो उन्होंने बहुत सारी मेहनत करके हमें कुछ डेटा प्रोवाइड किया है। तो मैं दोबारा से केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर आ रहा हूं। तो ये जो केस स्टडी है देखो जरा, ये रहा आपका पहला पेज, ये रहा आपका दूसरा पेज, देख रहे हो। तो लगभग 2.25 पेज के अंदर ये केस स्टडी है। एग्जाम में अगर ये केस स्टडी आती है तो वहां पर ये केस स्टडी कम से कम 3-3.5 पेज ले, क्योंकि वहां पर फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा होता है और लाइंस के बीच थोड़ा सा गैप ज्यादा होता है। तो एग्जाम के अंदर अगर ये केस स्टडी आ जाए तो बिल्कुल मत घबराना। जब इस केस स्टडी को आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा बहुत सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ इसीलिए दी गई होती है एक भूमिका क्रिएट करने के लिए, एक सिचुएशंस को डेवलप करने के लिए। तो देखिए इसके बाद यहां पर एक एनेक्सर भी दे रखा है। ये एनेक्सर बेसिकली क्या है, वो इंफॉर्मेशन जो मिसिस केट्स गैदर कर पाई और इस इंफॉर्मेशन के बेस पे वो क्या चाहती हैं कि हम दोनों कॉलेज में से कौन सा कॉलेज अच्छा है उनको बता सके। तो ये था केस स्टडी नंबर 9 का क्रक्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और आपको फील हुआ होगा कि जो ये समरी बनाकर मैंने पूरे केस स्टडी के क्वेश्चन को आपको समझाया है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भले ही केस स्टडी 2.5 पेज की हो, 3 पेज की हो, 3.5 पेज की हो, बट काम की बातें चंद लाइंस के अंदर आ सकती है। तो केस स्टडी की लेंथ को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखिए अब बात करेंगे हम सॉल्यूशन की। रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या थी, कुड बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल बी अप्लाइड टू अवर केस एंड इफ यस एक्सप्लेन द मॉडल इन ब्रीफ। कुल मिलाकर बात क्या है, क्वेश्चन ने यहां पर आपको खुद से बता दिया कि भाई चैप्टर नंबर 8 से हूं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, और मॉडल लगेगा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। तो हमने क्या करना है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को यहाँ पर ब्रीफ करना है। तो देखिए जो थ्योरी है वही मैंने यहाँ पर रिक्रिएट कर दी कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को इन्होंने डेवलप किया। उसके बाद ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल जो है स्पेसिफिक सर्विस सेक्टर के लिए है। जो मॉडल है ये मानता है कि सर्विस इंडस्ट्री कुड एम्प्लॉय टू इवेल्युएट देयर ऑलरेडी एंड प्लेस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड मेक henceforth improvement and or could start from the scratch building performance measurement criteria using this model। कुल मिलाकर बात क्या है कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल एक सर्विस ओरिएंटेड मॉडल है जो परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्राइटेरिया को सेट करने की बात करता है। और ये बेसिकली 3 एस्पेक्ट के ऊपर बात करता है, जिनमें से एक है डिटर्मिनेंट्स, वो चीजें जो इंपॉर्टेंट है रिजल्ट को अचीव करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, सेकंड एस्पेक्ट है आपका स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर,
और थर्ड एस्पेक्ट है आपका रिवॉर्ड। तो ये वही सारी बातें हैं जो थ्योरी के अंदर हमने क्लास के अंदर की थी, और कुछ टाइम पहले यूट्यूब पर एक वीडियो भी डाली थी, तो वहां से इसकी आप थ्योरी को डिटेल में देख सकते हैं। तो यही सारी बातें हैं जो यहाँ पर रिपीट करनी है। बेसिकली यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के बारे में बताना था, और आखिरी में लिखना था यस बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को हम अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पैरामीटर दिए गए ना, बेसिकली जो डायमेंशन है, डायमेंशन क्या क्या, इनोवेशन, यानी कॉलेज ने कौन से नए नए काम किए। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है कॉलेज क्या सोच रहा है, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल के बारे में, एक नए फ्रीलांसर को हायर करने के बारे में। तो ये सब क्या है, इनोवेशंस। दूसरा है क्वालिटी, क्वालिटी मतलब प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी एंड फ्रेंडलीनेस। अच्छा, एजुकेशन फील्ड में क्वालिटी का मतलब क्या है, कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, कितने पास हुए, कितने पास हुए उसमें से कितने को जॉब लग गई, ये क्या बताएगा, क्वालिटी। उसके बाद है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो फंड और जो टीचर्स कॉलेज के पास अवेलेबल हैं उनको किस तरीके से मैनेजमेंट ने इस्तेमाल किया। कोई टीचर ऐसा तो नहीं जो खाली बैठा रहा, या फिर कोई टीचर ऐसा तो नहीं है जिसने अपने पूरे लेक्चर्स नहीं लिए। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कोई भी चेंज आता है तो तुरंत चेंज कर पाना पॉसिबल हो। मार्केट में जैसे ही कोविड आया, एजुकेशन ऑनलाइन पर शिफ्ट कर गया, छोटे छोटे स्कूल्स ने भी ऑनलाइन एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया। कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, आपस में कंपेयर करो, सेल्स कितना, सेल्स ग्रोथ कितना हो रहा है, मार्केट शेयर कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। अगला है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यहाँ पर आएगा प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, गुड प्रॉफिटेबिलिटी, समझ गए। तो कुल मिलाकर इस वाली रिक्वायरमेंट के अंदर आपको बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल की थ्योरी को लिखना था, और आखिरी बताना था यस ये मॉडल हम अप्लाई कर सकते हैं मिसेस केट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर। और जो ये 6 पैरामीटर है, इनोवेशन, क्वालिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इनके बेस पर हम दोनों कॉलेजेस को इवेल्युएट करके मिसेस केट्स को ये बता सकते हैं कि इन दोनों कॉलेजेस के अंदर कौन सा वाला कॉलेज बेहतर है। तो ये थी आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 1। तो सिंपल वही चीजें हैं, थ्योरी की थ्योरी है बस। रिक्वायरमेंट नंबर 2 देखते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 थी इवेल्युएट द परफॉर्मेंस। अभी करना क्या है अपने को, ऊपर हमने बोला हाँ इसका इस्तेमाल करके परफॉर्मेंस को हम चेक कर सकते हैं। अब सेकंड वाली में क्या करेंगे हम, इवेल्युएट। तो ये आंसर भी मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अभी जब हम करेंगे ना इवेल्युएट, तो इस टेबल का इस्तेमाल होगा। देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ इंक्वायरीज फॉर एडमिशन, तो अगर बात करें एक्चुअल की, तो अकाउंटिंग के लिए 4000 लोगों ने क्या करी, इंक्वायरी करी। फिर यहाँ लिखा स्टूडेंट्स टर्निंग अप फॉर एप्लीकेशन, यानी कितने लोगों ने एडमिशन ले लिया, 3000। तो क्या पता पड़ गया मेरे को इससे कि 75 क्या है, कन्वर्जन रेट है। 75 स्टूडेंट क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर 100 स्टूडेंट इंक्वायरी करी तो 75 ऐसे होंगे जो एडमिशन ले लेंगे। अच्छा यही रेशो हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, 4000 और 3800 के बीच में। ऐसे आपको टैक्सेशन का दे रखा है। अच्छा आपको क्वेश्चन के अंदर ये भी दे रखा है परसेंटेज इंक्रीज इन रेवेन्यू, यानी पिछले साल के मुकाबले सेल्स ग्रोथ कितनी हुई। इससे पता पड़ता है कॉलेज अच्छा है कि बेकार है। जहां पर ज्यादा सेल्स ग्रोथ हो रही है क्या बोलते हैं, भाई अच्छा कॉलेज होगा। अगर सेल बढ़ रही है इसका मतलब मार्केट में रिप्यूटेशन है, और रिप्यूटेशन कब बढ़ती है, जब माल में दम हो, जब प्रोडक्ट में दम हो, क्वालिटी में दम हो। फिर यहाँ पे दे रखा है आपको नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कमाते हैं, 50 लाख 27 लाख, प्रॉफिट भी ज्यादा है। फिर यहाँ पे दे रखा है आपको नंबर ऑफ टीचिंग डेज इन ईयर एंड नंबर ऑफ डेज lecturers received, नंबर ऑफ डे लेक्चर्स होना चाहिए था यहाँ पर, नंबर ऑफ डेज लेक्चर्स रिसीव्ड। तो यहाँ पर 250 दिन क्लास होनी चाहिए थी, बट हुई कितनी, 280, तो 240। इससे क्या पता पड़ गया कि जो टीचर्स हैं वो कितना अटेंटिव है। अगर हमने अपने कॉलेज के अंदर एक टीचर को बोला कि भाई पूरे साल में आपको 250 दिन पढ़ाना है, तो उनको 250 दिन प्रेजेंट होना चाहिए। 1-2 दिन कभी बीमार हो गए, छुट्टी मारनी पड़ी तो एक अलग बात है। और वही रेशो हम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं 250 और 220 के बेस पर। यहाँ पे रखा स्टूडेंट्स पासिंग। अच्छा ऊपर क्या दे रखा था, कितने एडमिशन हुए, 6000, पास कितने हुए, 5700। तो क्या लगता है आप 6000 और 5700 के बेस पर कोई रेशो निकाल सकते हैं, हाँ। तो जहां पर पासिंग परसेंटेज ज्यादा है मतलब कॉलेज बेहतर है। ऐसे यहाँ पे निकाल सकते हैं 7600 का एडमिशन हुआ और पास कितने हुए, 7500। उसके बाद स्टूडेंट्स गेटिंग जॉब, जो लोग पास हुए उनमें से कितनों को जॉब मिल गई। तो 5700 और 5100 दोनों को कंपेयर करके कोई रेशो निकाल सकते हैं क्या, हाँ जी निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी निकाल सकते हैं 7500 और 7000। तो ये जो टेबल आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है, इस टेबल से अलग अलग रेशो निकालकर हम दोनों की परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर करके पॉइंट वाइज बोलते जाएंगे, ये कॉलेज बेहतर है या फिर ये कॉलेज बेहतर है। आखिरी में बोल देंगे 6 पॉइंट में से 4 पॉइंट पर ये कॉलेज बेहतर है, तो हाँ जी ये कॉलेज बेहतर है, मिसेस केट्स को इस कॉलेज के अंदर अपने बेटों को एडमिशन दिला देना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन ने एडवाइस पूछे नहीं है, क्वेश्चन ने सिर्फ क्या बोला, इवेल्युएट करो। आ जाइए फिर,
तो देखिए पहले मैंने वही बातें लिखी यहाँ पर, मिसेस केट्स के बारे में थोड़ा सा लिख दिया कि मिसेस केट्स चाहती हैं कि हम दोनों कॉलेज को इवेल्युएट करें, दोनों के दोनों कॉलेज अच्छा कर रहे हैं लेकिन हम इनको इवेल्युएट करेंगे ऑन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों के बेस पर। अच्छा क्वांटिटेटिव तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रेशो है। अच्छा क्वालिटी के बारे में कहां से पता पड़ेगा? स्टूडेंट फीडबैक से। तो मिसेस केट्स को बोलेंगे कि आप खुद से जाओ और जो स्टूडेंट इन कॉलेज से पास हुए हैं उनसे बातचीत करो, अगर पॉसिबल हो तो उनसे एक्चुअल फीडबैक ले लो, क्योंकि एक्चुअल फीडबैक से पता पड़ जाएगा कि कॉलेज क्वालिटी टर्म्स में कितना बेहतर है। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके बेस पर है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटी। तो पहला डायमेंशन क्या है? इनोवेशन। तो पहला पैरामीटर क्या हो गया? हम चेक करेंगे कि कौन सा कॉलेज ज्यादा इनोवेटिव है। तो क्वेश्चन में दिया गया था कि दोनों के दोनों कॉलेज क्या करने की सोच रहे हैं? ऑनलाइन कोर्सेज को लॉन्च करने की सोच रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल को लॉन्च करने की सोच रहे हैं, और दोनों के दोनों कोर्सेज चाहते हैं कि जो उनका स्टूडेंट है वो अगर साइड बाय साइड कुछ करना चाहे, जॉब करना चाहे, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना चाहे तो वो भी कर सके। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो दोनों के दोनों कॉलेज क्या है? खरे उतरते हैं, दोनों के दोनों कॉलेज सेम लेवल पर है। अगला पॉइंट है क्वालिटी। अच्छा क्वालिटी कैसे मेजर करें? तो क्वालिटी मेजर करने के लिए यहाँ पे दो रेशो निकाले गए। रेशो नंबर 1, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट एडमिटेड। एडमिशन हुआ 6000 का, पास हुए 5700, यानी 95% क्या है? पासिंग रेट डीसीसी के केस में। वही सेम से निकाली गई एचसीआई के केस में, तो यहाँ पे कितनी है? 98.68। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट जॉब डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड। कितने पास हुए? 5700, जॉब कितने को मिली? 5100। क्या रेशो आ गया? 89.47%। और यहाँ पर क्या रेशो आ गया? 93.34%। अच्छा दोनों रेशो का आपस में कंपेयर करो तो यहाँ पर क्या पता पड़ गया? HCI बेहतर है, और यहाँ पर भी क्या पता पड़ गया? HCI बेहतर है। तो क्वालिटी वाले पॉइंट पर क्या लग रहा है हमें? HCI बेहतर है। अगर हम पॉइंट्स देना चाहें तो पहले वाले पॉइंट पर इनोवेशन पर दोनों को मिल गया एक एक पॉइंट, लेकिन क्वालिटी वाले पे HCI को ही एक पॉइंट मिला, डीसीसी को पॉइंट नहीं मिला क्योंकि HCI इज बेटर देन डीसीसी। आगे बढ़ते हैं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पर ज्यादा इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है हमारे को, हमें दे रखे हैं टीचिंग डेज। तो कितने दिन टीचिंग करनी थी और कितने दिन उन्होंने टीचिंग की, रेशो निकाल लेंगे। तो 250 डेज का अवेलेबल था टीचिंग और 240 डेज उन्होंने की। तो 96% यहाँ पर क्या है? टीचर अवेलेबल है था 96% टाइम पर लेक्चर देने के लिए, और यहाँ पर 92%। तो इस केस पे देखें तो डीसीसी बेटर हो गया, HCI कम हो गया। तो दोनों के पॉइंट बराबर आ रहे हैं। आगे बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि कोई भी अगर नई चेंज आ जाए बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर तो तुरंत क्या एंटिटी उस चेंज को रिस्पॉन्ड कर सकती है। तो ध्यान देना, इसकी स्टडी के अंदर बोला गया था कि HCI फ्रीलांसर को हायर करने की बात कर रही है ताकि स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा स्किल डेवलप की जाए। तो बेसिकली ये क्या है? नीड ऑफ द आवर। आज के टाइम पर सिर्फ एजुकेशन पर कोई फोकस नहीं करता, एजुकेशन प्लस अदर एक्टिविटीज पर फोकस करता है। तो ये क्या है? आज की रिक्वायरमेंट। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी अपने आप को चेंज कर सके। तो इस पॉइंट के ऊपर HCI थोड़ी सी बेटर हो गई। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस की। तो दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे किसके रेशो के ऊपर? सबसे पहला बात करा रेशो कौन सा? कि कितनी इंक्वायरी आई, उनमें से कितने लोगों ने एडमिशन ले लिया। तो यहाँ पर 75% है, 4000 लोगों ने कॉल की थी, एडमिशन लिया 3000 ने, 75% क्या है? कन्वर्जन रेट। यहाँ पर 95% है। अगर बात करें टैक्सेशन की तो यहाँ पर 78.95 और यहाँ पर 97.44। तो इन दोनों पॉइंट पे अगर हम देखें तो HCI इज बेटर। अगर बात करें मार्केट शेयर की तो मार्केट शेयर में 36 किसका है? डीसीसी का, और ऐसे ही कितना है? 22%। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? HCI इज बेटर। क्यों? HCI दो रेशोज में बेहतर है। अच्छा मार्केट शेयर से क्या पता पड़ सकता है? कंपटीशन का, कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर कैसी कंपनी। यस, अगर कोई कंपनी लंबे समय तक कंपटीशन को बीट कर रही है इसका मतलब है कि उसके प्रोडक्ट में दम है। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर मैंने मार्केट शेयर को लिया है, ध्यान देना जरा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में मैंने मार्केट शेयर को लिया है। मार्केट शेयर से क्या पता लगता है मुझे? कंपनी की प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी। तो 36% एंड 22%। इंक्रीज इन रेवेन्यू दे रखा है 10%, 7.9। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी डीसीसी का ही ज्यादा है एज कंपेयर टू HCI। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? डीसीसी इज बेटर देन HCI। आपके मन में ये आ सकता है सर कॉम्पिटिटिव के अंदर आपने मार्केट शेयर को क्यों लिया? जस्ट टू चेक कि आपस में कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस लेवल पर ये कंपनी कैसा खरा उतरती है। हालांकि मार्केट शेयर वाला जो फैक्टर है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लेवल पर आना चाहिए। तो ये सारी बातें करने के बाद हमने क्या बोल दिया कि HCI इज बेटर। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर क्या है? सुपीरियर क्वालिटी, सर्विस, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्पिटिटिव, इनोवेटिव है, और उसके अलावा लो प्राइस पर ये कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो मिसेस केट्स को हमने क्या बोल दिया कि HCI इज ए बेटर कॉलेज एज कंपेयर टू डीसीसी।
और ये पीडीएफ वाली फाइल इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप निकाल लेना। तो इस केस स्टडी को समझें अगर हम, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि केस स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हाइपर या टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको बहुत ठंडे दिमाग सोचना है कि कौन सा मॉडल लगेगा। 99% चांस है कि रिक्वायरमेंट आपको बता देगी कौन सा मॉडल लगेगा। उसके बाद एज पर मॉडल आपको क्या, किन बेस पर डिसीजन लेना है वो पता होना चाहिए, प्लस जो इन्फॉर्मेशन की आपको रिक्वायरमेंट है वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से निकाल लो छांट छांट कर। क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसका इस्तेमाल नहीं होता है केस स्टडी के आंसर को लिखने के अंदर। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को काट छाट दो, यानी कि खराब इन्फॉर्मेशन को एक बार पढ़ो और हटाओ, जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पर आप आंसर लिखो। एग्जाम के अंदर आप अलग से क्वेश्चन का क्रक्स लिखोगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेहतर तरीका यह है, सबसे पहले पढ़ो रिक्वायरमेंट, मॉडल को याद करो, मॉडल को याद करने के बाद आप केस स्टडी क्वेश्चन को पढ़ना चालू करो, और जो जो लाइंस मेन है उनको अंडरलाइन करते जाओ, बाकी लाइंस को छोड़ते जाओ, उन्हें अंडरलाइन मत करो। तो जो लाइंस अंडरलाइन आपने की है वही क्या है, उस क्वेश्चन का क्रक्स। तो ये था आपका केस स्टडी नंबर 9। अब बात करते हैं केस स्टडी नंबर 10 की। ये राजी केस स्टडी नंबर 10। केस स्टडी नंबर 10 के अंदर 4 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं रिक्वायरमेंट को, ताकि हमें पता पड़े कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, whether approach of the organization to manage the cost is of the traditional cost management system or strategic cost management system explain। यानी सबसे पहली रिक्वायरमेंट के अंदर अपने को आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपनी कौन सी अप्रोच इंप्लीमेंट करती है, टीसीएम या एससीएम। तो ये बात मैंने यहां पे लिखी है, ये पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 का यहाँ पे लिखा है मैंने एक्सप्लेनेशन। तो इसके अंदर हमें ढूंढना है क्वेश्चन को पढ़ के कि कंपनी कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल करती है, टीसीएम का या एससीएम का, और साथ में क्वेश्चन ने क्या बोला, एक्सप्लेन। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखते वक्त सबसे पहले हम टीसीएम के बारे में बता देंगे, टीसीएम क्या कहती है, उसकी हल्की सी थ्योरी। जैसे टीसीएम कॉस्ट कंट्रोल पे फोकस करती है, कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करती है, और एससीएम कॉस्ट को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करने पर फोकस करती है। उसके बाद टीसीएम के बारे में बता दिया, एससीएम के बारे में बता दिया, आखिर में क्या बोल देंगे कि क्वेश्चन की ये इंफॉर्मेशन पढ़कर अपने को समझ में आता है कि ये कंपनी इस अप्रोच को फॉलो करती है। इसमें आंसर आएगा टीसीएम। तो ऐसे हमें आंसर को ड्राफ्ट करना है। तो यह रिक्वायरमेंट नंबर 1। तो इस रिक्वायरमेंट 1 को पढ़कर आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट चैप्टर नंबर 1 से है, इंट्रोडक्शन टू एससीएम। अब पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2। लिस्ट आउट जनरल लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आइडेंटिफाइड इन 1 एंड देन correlate them by identifying the problems faced by organization। अब ध्यान देना, पहले का रेफरेंस देके पूछ रहा है और क्या बोलता है, लिमिटेशंस बताओ, लिमिटेशंस बताओ। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अंदर बताना है हमारे को टीसीएम की लिमिटेशंस। अच्छा, टीसीएम मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने इस केस स्टडी के क्वेश्चन को पहले पढ़ रखा है और अब आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मुझे पता पड़ गया। आपको कैसे पता पड़ेगा, जब एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि टीसीएम के बारे में ये बात कर रहा है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अंदर आपको टीसीएम की लिमिटेशन को लिखना है, क्योंकि बोला आइडेंटिफाइड इन 1 अबव, और लिमिटेशन आपके कोर्स में किस अप्रोच की है, टीसीएम की, क्योंकि एससीएम इज नाउ बेस्ट अप्रोच। कल को कोई नई अप्रोच आ गई तो एससीएम में भी कमियां हम निकाल देंगे। तो कुल मिलाकर रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हमें लिखना है टीसीएम की लिमिटेशंस, जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है, बट एक चेंज है, यहाँ पे क्या बोला, कोरिलेट देम विद प्रॉब्लम्स इन द क्वेश्चन। यानी जब क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया होगा, तो हमें लिमिटेशन लिखते वक्त उससे संबंधित प्रॉब्लम को भी लिखना है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में जो लाइंस आएंगी ना, कि प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, तो उन प्रॉब्लम को एज इट इज लिख देना है अलॉन्ग विद लिमिटेशन। और यहाँ पे लिखा लिस्ट आउट, यानी आपको लिस्ट की फॉर्म में लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, रिक्वायरमेंट नंबर 2, तो 5 पॉइंट लिख दो। अगर 6 नंबर का आता है 6 पॉइंट लिख दो। 4 नंबर का आता है 4 पॉइंट लिख दो। अगली रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस एंड value shop model to CEO and identify which model can be applied in the organization। अब ध्यान देना जरा, इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में तोड़ सकता हूं। पार्ट नंबर 1, जहां पर मुझे बताना है कि वैल्यू चेन एनालिसिस और वैल्यू शॉप मॉडल दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, और वैल्यू चेन एनालिसिस एंड वैल्यू शॉप मॉडल में क्या सिमिलरिटीज हैं। तो बेसिकली ये क्या है, प्योर थ्योरी वाला पार्ट। उसके बाद मुझे बताना है कि इस केस स्टडी वाली प्रॉब्लम के अंदर इस कंपनी के अंदर कौन सा मॉडल अप्लाई किया जाना चाहिए, वैल्यू चेन या
वैल्यू शॉ। समझ में आती है बात? उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 4, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। फिर से पता पड़ेगा चैप्टर नंबर 1, तो यहाँ पर हमें स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की तारीफ करनी है, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताना है, प्योर थ्योरी पार्ट। तो यहाँ पर क्या बताएंगे हम, एसएम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसकी नेसेसिटीज की रिक्वायरमेंट की क्यों जरूरत है, समझ गए, फिर इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो रिक्वायरमेंट नंबर 4 प्योर थ्योरी है, समझ गए बात को। तो चारों पार्ट को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं इस केस स्टडी के अंदर आखिर है क्या। तो इस केस स्टडी को भी मैंने क्रक्स के रूप में यहां पे लिख लिया है, केस स्टडी नंबर 10। इस केस स्टडी के अंदर एक बात की गई है कंपनी की, कंपनी का नाम है परीक्षा कॉमर्स टेस्ट लिमिटेड, शॉर्ट में बोले तो पीसीटी। ये जो कंपनी है ये टेस्ट सीरीज रन करती है, टेस्ट सीरीज फॉर स्टूडेंट्स 11th 12th ऑफ कॉमर्स। यानी एग्जाम रियलिटी में, रियल एग्जाम देने से पहले टेस्ट सीरीज वाले आपको टेस्ट पेपर देते हैं, उनको सॉल्व करके आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। ये काम करती है ये कंपनी, इस कंपनी का काम है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करना। तो सीबीएसई की बात करते हैं, अदर स्टेट बोर्ड को भी टेस्ट सीरीज देते हैं, बीकॉम के लिए भी देते हैं, बीबीए के लिए देते हैं, एमकॉम के लिए, एमबीए के लिए। कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है और कंपनी ने जगह जगह रखे हैं टेस्ट सर्विस सेंटर। टेस्ट सर्विस सेंटर मतलब बड़े बड़े स्पेस ले रखे हैं कंपनी ने, जहां पर ये बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर स्टूडेंट को बुलाती हैं। जैसे मान लो दिल्ली में एक टेस्ट सर्विस सेंटर है, तो स्टूडेंट एक फिक्स डेट पर सेंटर पे आएगा, वहां पर 3 घंटे अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेगा, पेपर सबमिट करके घर चला जाएगा और बाद में उसको आंसर और नंबर बताए जाएंगे ताकि वो अपनी गलतियों को इंप्रूव कर सके। कोई गलतियां हैं तो उन्हें हटा दे और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। तो इसके अंदर बताया गया कि ये कंपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी बच्चे को रीडिंग प्लान बनाने में हेल्प करती है, कैसे पढ़ाई करें, कैसे बनाएं प्लान, उनको गाइडेंस देती है कि एग्जाम में कैसे लिखें, बच्चों को काउंसलिंग करते हैं कि क्या करें आगे, सीए करें, एमबीए करें, क्या करें। तो कंपनी ने अभी हमें अपॉइंट किया है एज कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। तो कंपनी के जो सीईओ हैं उनका नाम है मिस्टर परीक्षक। अच्छा ये क्या था, परीक्षा, इनका नाम क्या है, परीक्षक। तो उन्होंने हमें कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने क्या बोला, पहली बात तो बोले कि वो बड़ी प्राउड फील करते हैं अपनी कंपनी के ऊपर। उनकी कंपनी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है और धीरे धीरे पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स उनकी टेस्ट सीरीज को एनरोल करते जा रहे हैं। तो वो कुछ बातें बता रहे हैं। हम किस डिपार्टमेंट के अंदर आए हैं, हम आए कॉस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। तो कुछ बातें वो बता रहे हैं, उनकी बातें सुनते हैं पहले। उन्होंने बोला कि एक बार प्रिंटर ने काम करना बंद कर दिया था। करीबन 450 से 500 स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर को लिखने के लिए वेट कर रहे थे। तो उन्होंने इमीडिएटली आइडिया लगाया कि बच्चों को उनके मोबाइल फोन पर क्वेश्चन पेपर ईमेल कर देते हैं। और उन्होंने, बच्चों ने क्या करा, फोन से क्वेश्चन पेपर को देखा और अपना आंसर लिखा। तो वो बोलते हैं ऐसा करने से हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट 0 हो गई और हमने धीरे धीरे अपने सभी टेस्ट सर्विस सेंटर पर क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करके देना बंद कर दिया है। तो वो क्या बोलते हैं, आयरनी इज दैट नॉन मेंटेनेंस ऑफ प्रिंटर कैन आल्सो सेव द कॉस्ट। तो इस लाइन के अंदर बोल रहे हैं कि उनके डिपार्टमेंट से गलती हो गई थी। उन्होंने प्रिंटर को टाइम पर चेक नहीं किया, उसकी मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया। और एक दिन जब बच्चे इनके सेंटर पर क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए आए, टेस्ट देने के लिए आए, तो बच्चों को क्वेश्चन पेपर देने के लिए प्रिंट मारना पॉसिबल नहीं था क्योंकि प्रिंटर इनका खराब हो गया था। तो इन्होंने उस टाइम पर क्या करा कि अगर प्रिंटिंग बाहर से करवाएंगे तो बहुत महंगी पड़ेगी, तो बच्चों को उनके मोबाइल पर क्वेश्चन पेपर ईमेल कर दिया। अब उस समय हुआ क्या, बच्चा सेंटर पे पहुंच गया, उसकी मजबूरी है पेपर को लिखना। हालांकि मोबाइल फोन में देखना, क्वेश्चन पेपर को पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने लाइन बोली है कि धीरे धीरे बच्चे इसको भी सीख जाएंगे। तो ये प्राउड है कि हमने प्रिंटर को मेंटेन नहीं किया और इस वजह से हमने कॉस्ट को कम कर दिया। तो हम ये सुन रहे हैं, हम क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। दूसरी बात इन्होंने बोली कि एक फेमस फिल्म स्टार है मिस ताक्षी शर्मा, जो इनकी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर थी। उन्होंने इनके लिए एडवर्टीजमेंट किया टीवी पर 3 साल तक। इनको लगता है कि इनके पास अब बहुत सारे बच्चों ने एनरोलमेंट करा ली है, मार्केट में इनका अब कोई कंपटीशन नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे क्लोज कर दिया है। और देखो और क्या बोलते हैं कि हमारे जो सीएफओ हैं उन्होंने भी कहा कि हमारी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हमारे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा है। दूसरी बात देखो क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, हमारे सीएफओ साहब ने बोला कि हमारी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हमारे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा है और प्लस हमारे पास स्टूडेंट बेस तो है ही अब, तो हमें आगे एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो हमने एक बड़े फिल्म स्टार के साथ जो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था उसे हमने क्लोज कर दिया है, उसे हमने ड्रॉप कर दिया है। तो इससे मुझे क्या समझ पड़ गया, देखो पहले उन्होंने क्या करा, प्रिंटर बंद हो गया तो बोले ईमेल करेंगे,
और इन्होंने धीरे धीरे इस पॉलिसी को अपने सभी सर्विस सेंटर पे इंप्लीमेंट कर दिया कि आगे से क्वेश्चन पेपर प्रिंट करके नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ईमेल करेंगे। इससे मुझे क्या पता पड़ गया एज ए कॉस्ट ऑफिसर कि ये लोग कॉस्ट पर फोकस कर रहे हैं, कॉस्ट को कम कर रहे हैं। अच्छा, क्वालिटी कहीं हैम्पर कर सकती है क्या इससे? हाँ जी, क्वेश्चन पेपर मोबाइल फोन में पढ़ना मुश्किल है, वरना तो आईसीआई भी ऐसा कर लेता। उसके अलावा क्वेश्चन पेपर अगर मोबाइल फोन पे दिया तो मोबाइल फोन से वो क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट किसी और को व्हाट्सएप कर सकता है, वहां से रियल आंसर मंगाकर, सही आंसर मंगाकर लिख सकता है आंसर शीट के ऊपर। ऐसा हो सकता है कि बच्चे को उसके पेरेंट्स ने फोर्स किया हो कि टेस्ट सीरीज लिखनी पड़ेगी, ऐसे में बच्चा क्या कर सकता है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो कुछ फ्लॉ है इसके अंदर। तो ये सीईओ साहब ने सिर्फ और सिर्फ पैसे पर ध्यान देकर कॉस्ट को कम कर दिया, और हमें खुशी खुशी बता भी रहे हैं कि मुझे बड़ा प्राउड है कि मेरी एजुकेशनल कंपनी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। अच्छा, और बताओ जी सीईओ साहब क्या बोलते हैं कि हमने अपनी क्वेश्चन पेपर मेकिंग टीम भी कम कर दी। पहले 57 लोग यहाँ पर काम करते थे, अब सिर्फ 22 लोग काम करते हैं। इन्होंने अपनी टीम को बोल दिया है नए नए क्वेश्चन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पुराने क्वेश्चन पेपर को निकालो, उनसे क्वेश्चन छाप दो, आरटीपी एमटीपी ले लो, उनसे क्वेश्चन छाप दो। नया क्वेश्चन पेपर बनाने की, नया क्वेश्चन ड्राफ्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे क्या हुआ, इनको बोल रहे कॉस्ट में कमी आ गई। तो इनकी तीनों बातों से मुझे क्या पता पड़ गया, ये कॉस्ट पर फोकस है, क्वालिटी पर नहीं। आगे चौथी बात इन्होंने बोली कि बच्चों की सपोर्ट और काउंसलिंग टीम के अंदर भी लोग इन्होंने कम कर दिए। पहले वहां पर 68 लोग हुआ करते थे, अब वहां पर 30 लोग रह गए। 30 में से 12 लोग तो वो हैं जो फेस टू फेस बच्चे के लिए काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, कैसे करना है, और 18 लोग वो हैं जो फोन पर अवेलेबल रहते हैं इनके मोस्ट प्रॉफिटेबल सर्विस सेंटर पर। फिर आखिरी में सीईओ साहब ने क्या बोला, बोले कि मैं अब फ्यूचर में आपकी सपोर्ट चाहता हूं, हमारी सपोर्ट चाहते हैं वो अब। अच्छा, इनकी चारों बातों को सुनने के बाद, इनकी चारों बातों को सुनने के बाद क्या समझ में आ गया कि ये कॉस्ट पर फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी पर नहीं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये टीसीएम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं या एससीएम को, क्या जवाब है आपका? टीसीएम को। टीसीएम ही तो बोलता है ना कॉस्ट कम करो, एससीएम क्या बोलता है, कॉस्ट कम करो बट ध्यान दो क्वालिटी कम ना हो जाए। कॉस्ट बढ़ती है तो बढ़ने दो, अगर क्वालिटी उससे ज्यादा बढ़ती है तो ये फर्क है टीसीएम और एससीएम के बीच में, मेन डिफरेंस। तो हमें यहां से पड़ गया कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 का आंसर क्या है, ये भाई साहब टीसीएम को फॉलो करते हैं। आगे पढ़ते हैं जी। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है एबेज एजुकेशन लिमिटेड। उन्होंने क्या करा, एक बहुत बड़े फिल्म स्टार के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसका नाम है मिस्टर शामदार दत्ता। देख रहे हो, ये क्या मान के बैठे थे, मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है। एक दूसरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मार्केट में क्या लेके आ गया, कंपटीशन। उन्होंने इनसे भी बड़े स्टार से क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट। जिसके साथ इनका एग्रीमेंट था उससे भी किसी बड़े स्टार से, जिनका फैन बेस बड़ा है, जिनको ज्यादा लोग जानते हैं। जब वो आके बोलेंगे ना कि इनसे टेस्ट सीरीज करो, तो मार्केट में क्या मिल सकती है, पॉपुलैरिटी। तो अब सीईओ साहब को लग रहा है डर। पहले तो खुशी खुशी बता रहे थे हमने ये करा है, हमने वो करा है, हमने वो करा है, अभी ने क्या लग गया, डर। तो इन्होंने फटाफट से क्या करा, एक नया ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया, मिस्टर प्रकाश राव। और ये भी क्या है, फिल्म स्टार है, और इनका फैन बेस मिस्टर श्यामकर दत्ता से भी ज्यादा है। इनको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ गई। देखा, तो जो सीईओ साहब है वो हमारे पास आ गए, उनको लगता है कि उनसे कुछ गलती हो गई। अब उन्हें महसूस हो रहा है कि उनसे कुछ गलती हो गई है, इसलिए वो हमारे पास आए और हमको बोल रहे हैं कि भाई वैल्यू चेन एनालिसिस या वैल्यू शॉप मॉडल बताओ ना, कौन से वाला अप्लाई करें। और वो समझते हैं दोनों के दोनों क्या है, सेम है। वो मानते हैं कि वैल्यू शॉप मॉडल और वैल्यू चेन एनालिसिस दोनों एक ही बात है। तो ये सारा का सारा था इस केस स्टडी नंबर 10 का क्रक्स। ये केस स्टडी नंबर 10 का क्रक्स था जी। अब पढ़ते हैं केस स्टडी के आंसर। देखिए, सबसे पहले आपके रिक्वायरमेंट नंबर 1। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अंदर क्या बोला गया था कि बताओ कौन सी अप्रोच को कंपनी फॉलो करती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले टीसीएम के बारे में बताना है, उसके बाद एससीएम के बारे में बताना है, और आखिरी में बोल देना है कि ये कंपनी टीसीएम को फॉलो करती है। यही काम आईसीएन अपने आंसर में किया। देखो यहाँ पहले बता रहे हैं कि टीसीएम जो है वो कॉस्ट कंट्रोल पे और कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करती है, जबकि एससीएम पोजीशन को स्ट्रेटेजिकली इंप्रूव करने की कोशिश करती है। बेसिकली कॉस्ट को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करने की बात करता है एससीएम। ठीक है। तो यहां पर आखिरी में लिखा गया, देखो एससीएम के बारे में बताते रहे यहाँ पर कि इन्होंने
इन केस ऑफ पीसीटी अप्रोच कौन सी है? कॉस्ट को मैनेज करना। कैसे पता लगा? इंप्लॉइज को कम कर दिया, पेपरलेस क्वेश्चन पेपर, मोबाइल पे ईमेल कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट को कम कर दिया, अपनी टीम को कम कर दिया। इससे पता पड़ जाता है कि ये सिर्फ कॉस्ट को मैनेज कर रहे हैं, इसीलिए ये फॉलो कर रहे हैं ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। आईसीआई के आंसर को मैं चाहता हूं कि एक बार आप मन में पढ़ें, मैं भी मन में पढ़ूंगा और जो मेन मेन लाइंस हैं उनको आपको अंडरलाइन करके ये हाईलाइट करके बता दूंगा। तो रिक्वायरमेंट नंबर में बहुत सिंपल थी, टीसीएम के बारे में बताओ, एसएम के बारे में बताओ, और बाद में बोल दो कि कंपनी ने टीसीएम पर फोकस किया है क्योंकि कंपनी ने इन 4 तरीकों से कॉस्ट को कम करने की कोशिश की है, ये कंसीडर किए बिना कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा बिजनेस के ऊपर। रिक्वायरमेंट नंबर 2 थी लिमिटेशन ऑफ टीसीएम। तो देखो पहला पॉइंट, फोकस किस पर है? कॉस्ट को मैनेज करने पर। अब देखो ये लिखने के बाद क्वेश्चन ने क्या बोला था कि क्वेश्चन की प्रॉब्लम से क्या करो? कोरिलेट। तो ध्यान दो जरा, यहां पर लिख के बताया गया है कि ये स्विच हो गए कहां पर? पेपरलेस क्वेश्चन पेपर की तरफ। इंप्लॉइज कम कर दिए, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम कर दी, बिना ये सोचे कि बिजनेस एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट में कंपटीशन कितना है, इस बात को कंसीडर किए बिना इन्होंने कॉस्ट को कम कर दिया। इससे पता पड़ गया कि ये कॉस्ट को मैनेज करने पर फोकस कर रहे थे। ये क्या है? लिमिटेशन ऑफ टीसीएम। यह पॉइंट नंबर 1। क्वेश्चन क्या बोला था? लिस्ट डाउन। तो ये था पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, बाहर की बातों को इग्नोर करती है, सिर्फ अंदरूनी बात पर फोकस करती है। ये मुझे कैसे पता लगा? जैसे उन्होंने बोला कि हमारे पास बहुत बच्चे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन क्या थी? इंटरनल। मार्केट में नया कॉम्पिटिटर है, उनको मालूम ही नहीं था। जब उन्होंने एग्रीमेंट किया, किसने? नए वाले कॉम्पिटिटर ने, तो इनको मालूम पड़ा कि मार्केट में कॉम्पिटिशन है। तीसरा पॉइंट, लिमिटेशन क्या है टीसीएम की? ज्यादा कॉस्ट रिड्यूस करो तो क्वालिटी इंफीरियर हो सकती है। अब ध्यान देना जरा, कैसे पता लग रहा है? देखो पेपर मेकिंग टीम को कम कर दिया, अब क्या होगा? नए क्वेश्चन ड्राफ्ट नहीं होंगे, वही क्वेश्चन चेपे जाएंगे जो पहले क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, एमटीपी आरटीपी में आ चुके हैं। इससे क्या होगा? कंपटीशन रूल नहीं कर सकते। समझ गए बात को? अगला पॉइंट, काउंसलिंग टीम के अंदर भी लोग कम कर दिए। इससे क्या प्रॉब्लम होगी? जो टीम में लोग बचे उन पे क्या आ सकता है? वर्कलोड। और ज्यादा वर्कलोड होने पे क्या होता है? एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। चौथी कमी क्या है टीसीएम की? चौथी कमी ये है कि आज की जो रिक्वायरमेंट है उसे टीसीएम इग्नोर करता है। आज के मतलब आज के कस्टमर की रिक्वायरमेंट। आज का कस्टमर कॉस्ट ओरिएंटेड नहीं है, आज का कस्टमर क्वालिटी ओरिएंटेड है। उसे क्वालिटी चाहिए। अगर पिज्जा 500 रुपए का आता है तो आने दो, बस खाने में मजा आ जाना चाहिए। अब ये हमें कहां से पता पड़ा कि कस्टमर पे ध्यान नहीं दे रहे लोग? तो ये लाइन पढ़िए, क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी में कमी आएगी या काउंसलिंग के अंदर अच्छी काउंसलिंग नहीं मिलेगी तो उससे क्या होगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिगड़ेगा, स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगेगा, उसको कुछ कमी महसूस होगी। इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? आप कस्टमर की करंट रिक्वायरमेंट को इग्नोर कर रहे हो। अगला पॉइंट, टीसीएम सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग डेटा पर फोकस करता है, जो कि अपने आप में गलत है। ये हमें कैसे पता लगा? तो इस क्वेश्चन में कहा गया था कि सीएफओ साहब ने बोला है कि हमारा खर्चा औरों के मुकाबले ज्यादा है एडवर्टीजमेंट का, इसलिए एडवर्टीजमेंट को हम कम कर सकते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये है टीसीएम में कमी क्या है? रिव्यू नहीं करता बार बार। और ये हमें कैसे पता पड़ा? इस कंपनी ने प्रिंटर की मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया। जब प्रिंटर खराब हो गया तो ये ईमेल करने लगे क्वेश्चन पेपर को। इससे मुझे पता पड़ गया कि ये टीसीएम को लगा रखे हैं। अगला पॉइंट, टीसीएम क्या है? रिएक्टिव। जैसे ही मार्केट में पता पड़ा कि नए कॉम्पिटिटर ने किसी एक्टर को हायर कर लिया है तो तुरंत इन्होंने भी एक दूसरे एक्टर को हायर किया। शॉर्ट टर्म आउटलुक। इनके मन में क्या आ गया था? अगले 1-2 साल तक एडवर्टीजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। ये क्या है? शॉर्ट टर्म आउटलुक। पैसे को बचाने पर ये ध्यान दे रहे थे, जबकि मार्केट रिक्वायरमेंट क्या है? आपको एडवर्टीजमेंट करते रहना चाहिए क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन नया आ गया है, जिन्होंने एक नए एक्टर को हायर कर लिया है कंपनी को मार्केट करने के लिए। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 का ही आंसर था जी।
अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 3 की। रिक्वायरमेंट नंबर 3 प्योर थ्योरी है, बस आखिरी में ये बताना है कौन सा मॉडल कंपनी को लगाना चाहिए, वैल्यू चेन या वैल्यू शॉप। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या किया, पहले वैल्यू चेन के बारे में बता दिया। क्या बोला, वैल्यू चेन सभी एक्टिविटीज को तोड़ देता है अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर और आइडेंटिफाई करता है नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को ताकि उनको इलिमिनेट किया जा सके, और फोकस करता है वैल्यू एडिंग एक्टिविटी पर ताकि उनको बढ़ाया जा सके। इसके अंदर सभी एक्टिविटीज को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी बोले तो ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, और सपोर्ट बोले तो जो प्राइमरी को सपोर्ट करे उसको बोल दिया हमने सपोर्ट एक्टिविटीज या सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो यहाँ पर हमने वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में बता दिया, और अगले वाले पैराग्राफ में हमने बोल दिया वैल्यू शॉप मॉडल के बारे में कि वैल्यू शॉप मॉडल क्या है, ये सर्विस ओरिएंटेड है, सर्विस सेक्टर से, जबकि वैल्यू चेन किस पर लग सकता है, किसी पर भी, सर्विस पर भी और मैन्युफैक्चरिंग पर भी, लेकिन वैल्यू शॉप किस पर लगता है, सर्विस पर। अच्छा, वैल्यू शॉप के अंदर हम कभी इसकी बात ही नहीं करते, वैल्यू एडिशन कितना हुआ क्या नहीं हुआ, ये सिर्फ 4 बातों पे करता है फोकस। किस पर ध्यान देना, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व कैसे करना है, ऑल्टरनेटिव्स निकालो, एंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव एग्जीक्यूट कर दो, उसको कंट्रोल करो, मतलब इवैल्यूएट करते रहो। यहाँ पर सपोर्ट एक्टिविटी सेम है बट प्राइमरी एक्टिविटी डिफरेंट है। तो यहाँ पर वही बात की हमने कि डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटीज क्या है, और आखिरी में हमने बता दिया कि इस कंपनी को वैल्यू शॉप मॉडल इंप्लीमेंट करना चाहिए क्योंकि सेटिस्फेक्शन ऑफ स्टूडेंट इज ओनली द वे टू ग्रो। अगर स्टूडेंट सेटिस्फाई रहता है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ब्रांड बन जाता है। तो स्टूडेंट पे फोकस करना है, मार्केटिंग पर नहीं। स्टूडेंट अगर सेटिस्फाई हुआ तो अपने आप मार्केटिंग कर ही देगा। तो ये थी रिक्वायरमेंट नंबर 3। रिक्वायरमेंट नंबर 4 का आंसर आपके डाइजेस्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो प्योर थ्योरी है। इंपॉर्टेंस के बारे में बात करना है तो वहां पर एसिंग के बारे में लिख देना है, नेसेसिटीज के बारे में बता देना है, और उसकी इंपॉर्टेंस यानी बेनिफिट्स के बारे में लिख देना है। थ्योरी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लगभग 25 घंटे की थ्योरी वीडियो है, एक बार उसे गो थ्रू करिएगा, आपको वहां पर ये थ्योरी के रूप में मिल जाएगा। तो आज हमने 2 केस स्टडी को सॉल्व कर लिया, इन दोनों की पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।